हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एसएससी क्लासेज। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्या होता है, इसके थ्रू हमें कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, किन किन प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, सब कुछ वो जानेंगे। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर पोस्ट की बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर पोस्ट सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस में भरी जाती है ASO इन MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसके बारे में जानेंगे कि क्या होती है वो पोस्ट और क्या क्या हमें उसमें प्रोज कॉन्स, कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ पे पोस्टिंग मिलती है, उन सब बातों को जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसी तरीके की अगर और वीडियो चाहते हैं, किसी भी वर्क प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सक्सेस एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जितनी भी वीडियोज़ यहाँ पर बनाई जाएंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को भरने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 1 अगस्त से पहले, और आपकी एज 20 से 30 साल होनी चाहिए। 20 से 30 साल अगर आपकी एज है और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन, मतलब किसी किसी की ओवर एज हो जाती है तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। SC और ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। ये एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन वो होता है जैसे आपकी ओवर एज हो गई है तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले बात करेंगे, हाँ, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें 3-4 टायर होते हैं। सबसे पहले पहले वाले की बात करेंगे। पहला वाला है टायर फर्स्ट। टायर फर्स्ट में होता क्या है, ये जब आप एग्ज़ाम भर दोगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम भरा जाता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम भरने के बाद जो फ़ीस वगैरह सबमिट होती है सब ऑनलाइन होती है। SC ST के लिए फ्री होता है, SC ST और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए फ्री होता है, और जनरल और OBC के लिए 100 रुपये कटते हैं। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपका पहला एग्ज़ाम होगा टायर फर्स्ट। जब टायर फर्स्ट एग्ज़ाम आप देंगे तो टायर फर्स्ट एग्ज़ाम में होगा क्या, 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये चारों सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन मतलब हर सेक्शन 50 मार्क्स का होता है, 50 50 50 50। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम 200 मार्क्स का बनता है। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम बनता है, मतलब जब प्रीलिम्स टायर फर्स्ट देंगे। उसके बाद जब टायर फर्स्ट दे देंगे, टायर फर्स्ट देने के बाद इसकी कट ऑफ निकलती है। 2018 की कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, ये मैंने दिखा रखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये 2018 की कट ऑफ है, जिसमें SC की कट ऑफ गई थी 115। इसमें बेसिकली 3 लिस्ट निकलती हैं। जनरली जो लिस्ट थर्ड है उसी में मेनली अपीयर्ड होते हैं लोग बाग। एक AO की होती है, एक JSO की होती है और एक ये कॉमन होती है जिसके अंदर सारी पोस्ट होती हैं। तो मैं तीसरी वाली लिस्ट की कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ। तो SC की 115, ST की 104, OBC की 135, EWS की 135.04 और UR की 147, 147। ये 2018 की कट ऑफ है। ये जैसे ही टायर फर्स्ट एग्ज़ाम हो जाता है, इसके इनके सामने कैंडिडेट्स अवेलेबल दे रखे हैं, कितने कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। टोटल मिला के लगभग 1.25 लाख या फिर 1,50,000 के लगभग पास किए जाते हैं। फिर जब ये एक एग्ज़ाम हो जाता है पहला वाला Tier 2, उसके लिए जो ये कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं इनका एग्ज़ाम सेकेंड होता है। उस एग्ज़ाम सेकेंड के बारे में बात करेंगे। ये SSC CGL Tier 2 होता है। Tier 2 में होता क्या है, 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ्स और एक इंग्लिश। 2 पेपर होते हैं सुबह शाम में, एक मॉर्निंग में, फिर उसके बाद एक इवनिंग में होता है। दोनों ही पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है 2-2 घंटे है और हर एक पेपर 200 मार्क्स का होता है। मैथ्स में 100 क्वेश्चन मिलते हैं और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं। इनमें कुल मिला के 400 नंबर का पेपर होता है। 400 में से मार्क्स मिलते हैं मेंस में। जब मेंस हो जाता है फिर उसके बाद मेंस का रिजल्ट आता है। मेंस का रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट सेलेक्ट करे जाते हैं, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। तो मेंस की जो कट ऑफ गई थी वो मैं दिखा रहा हूँ 2018 की, 354 आउट ऑफ 400, मतलब प्री और मेंस मिला के, दोनों मिला के 354, ST की 327, OBC की लगभग 400, UR की 433। ये कट ऑफ गई थी 2018 में। इसमें आप सबकी चेक कर सकते हैं, ESM की, और ये जितने भी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए है। एक्स सर्विसमैन वगैरह सबकी कट ऑफ होती है। जब Tier 2 का एग्ज़ाम हो जाता है, Tier 2 के एग्ज़ाम होने के बाद फिर इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे इसमें कैंडिडेट कितने सेलेक्ट किए हैं, 50,000। जब आप पहला देखोगे, पहला कैंडिडेट कितने सेलेक्ट किए गए थे, 1.25 लाख पेपर फर्स्ट में। जैसे पेपर फर्स्ट हो जाता है फिर पेपर सेकंड होता है। पेपर सेकंड में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं,
50,000, मतलब लगभग 75,000 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया इस एग्ज़ाम में, टीयर फर्स्ट के बाद टीयर 2 के एग्ज़ाम में। फिर बात करते हैं, फिर टीयर 2 के एग्ज़ाम होने के बाद कट ऑफ आने के बाद जो भी कैंडिडेट्स बचते हैं उनका थर्ड वाला पेपर होता है, एसएससी सीजीएल टायर थर्ड। एसएससी सीजीएल टायर थर्ड में होता क्या है, डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है ये, पेन और पेपर मोड पे आपको कॉपी दे दी जाएगी। कॉपी में एसे और लेटर, लैंग्वेज आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हैं, एसे, लेटर और प्रेसी, ये 3 चीज़ों में से कोई सी 2 चीज़ आती हैं। ईच 50-50 मार्क्स की होती हैं, दोनों 2 करनी होती हैं और टोटल मार्क्स 100 होते हैं। इसको करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33 हैं। अगर मान लो आप टायर फर्स्ट में पास हैं, टायर सेकंड में पास हैं, लेकिन टायर थर्ड में आप 33 मार्क्स नहीं लेके आ पाए, तो आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाओगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप 33 मार्क्स ले आते हैं, 33 मार्क्स लाने के बाद आपकी जो कॉपी वगैरह है एवेल्यूट होगी और फिर आपके टोटल मार्क्स जोड़े जाएंगे। टोटल मार्क्स मतलब फाइनल स्कोर जोड़ा जाएगा, उसमें टीयर फर्स्ट, टीयर 2 और टीयर 3 दोनों के मार्क्स, पहला 200, दूसरा जो मेंस हुआ था वो 200 के 2 पेपर मतलब 400, और ये टीयर 3 मतलब जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है वो 100, कुल मिला के 700 में से मार्क्स मिलते हैं। 700 में से मार्क्स मिलने के बाद फिर फाइनल इसका रिज़ल्ट आता है। इसका रिज़ल्ट आने के बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका टायर 4 कराया जाता है, एसएससी सीजीएल टायर 4 कराया जाता है। टायर 4 होने के बाद टायर 4 में होता है क्या, 2 चीज़ें कराई जाती हैं, एक होता है सीपीटी और एक होता है डीईएसटी। सीपीटी में 2 चीज़ें कराई जाती हैं, एक तो एमएस एक्सेल पे वर्क कराया जाता है, 15 मिनट की स्प्रेडशीट दी जाती है, और एक पावर पॉइंट में स्लाइड बनानी पड़ती है 15 मिनट की। तो वो दोनों होने के बाद एक डीईएसटी होता है, इसमें टाइपिंग कराई जाती है। टाइपिंग कराई जाती है कितने मिनट, 15 मिनट। तीनों सीपीटी में एक्सेल सीट, पावर पॉइंट की सीट और टाइपिंग, तीनों 15 मिनट के होते हैं। फिर ये इसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलता, ये सब क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद फिर एक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे इसके थ्रू एसएससी सीजीएल के थ्रू जो भी पोस्ट फिल करी जाती हैं उनके प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप कौन सी जॉब चाहते हैं, वो प्रेफरेंस भर के देंगे आप। प्रेफरेंस भरने के बाद जो भी कट ऑफ जाएगी, जो भी प्रेफरेंस भरी आपको पोस्ट वाइज, उसके लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आईबी का वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जब ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो फिर आप ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग। तो ये तो था एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, जिसमें 4 टायर थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा डिटेल के साथ, ये क्या होता है, कैसे तरीके से होता है। अब इसमें जो भी जॉब मिलती हैं उनकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो इस वाली वीडियो में मैं एएसओ की बात करने वाला हूँ, एएसओ इन एमईए में एएसओ की बात करता हूँ। जब एमईए में एएसओ की बात करता हूँ तो उसकी वर्क प्रोफाइल, सारी चीज़ें जानेंगे। तो मैंने ये आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपने एग्ज़ाम देने के बाद मान लो आप सेलेक्ट हो गए एज एएसओ इन एमईए। तो अगर आप दिल्ली में सेलेक्ट होते हैं तो दिल्ली में कुछ इस तरीके की बिल्डिंग है, ये जो मैंने जो दिखा रखी है इस तरीके की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग दिल्ली के अंदर है, यहाँ पे आपको जॉब करनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर क्या होता है, आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग कहाँ होती है आपकी, ट्रेनिंग होती है आपकी जेएनयू में, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे जितने भी आईएएस पीसीएस जिनकी भी ट्रेनिंग, आईएफएस जो होते हैं, आईएफएस कैंडिडेट जो आईएएस के एग्ज़ाम के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस का, उसके थ्रू जो होती है वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होती है। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, 30 दिन की ट्रेनिंग होती है। और ज़रूरी नहीं है आपको तुरंत ट्रेनिंग के बाद ही ज्वाइनिंग मिल जाए, हो सकता है कि ट्रेनिंग बाद में हो, पहले ज्वाइनिंग मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, 30 दिन की ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद जॉब किस तरीके की होती है, आपको क्या काम करना पड़ता है एएसओ इन एमईए में। पहले मैं बता देता हूँ कि एएसओ इन एमईए क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनेंगे। बहुत अच्छा वर्क प्रोफाइल है, बहुत अच्छी जॉब है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता हूँ, किस तरीके की जॉब। तो कुछ नहीं, आपकी क्लरिकल जॉब है। आपको करना क्या है, असिस्ट करना पड़ेगा आईएफएस ऑफिसर को। आईएसएफ ऑफिसर जो कि यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, उनको असिस्ट करना पड़ेगा। वो उनके लिए ड्राफ्टिंग वगैरह जो भी चीज़ वो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा, और उनके साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो करवाते हैं, उसके नेशन को डेवलप करने के लिए विदेशों में, वो आपको करनी पड़ेगी। क्लरिकल जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप दिल्ली में हैं, मेनली पोस्टिंग इसकी दिल्ली में होती है, जो कि दिल्ली में एमईए का ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, आपको पता है मिनिस्ट्री जितनी भी हैं वो दिल्ली में, तो इसकी पोस्टिंग जनरली दिल्ली में होती है। अगर दिल्ली में ना हो तो आपको पासपोर्ट ऑफिस होते हैं, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस,
जैसे गाज़ियाबाद का है, और जितने भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हो सकता है आपका होम टाउन हो, तो वहाँ पे भी आपको मिल सकती है। और या फिर इनके अलावा फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलेगी आपको। इसमें फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलती है। फ़ॉरेन पोस्टिंग मतलब जो भी शौकीन लोग होते हैं जो फ़ॉरेन में पोस्टिंग लेना चाहते हैं, वो इसके थ्रू ज्वाइन होकर फ़ॉरेन पोस्टिंग पे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं फ़ॉरेन पोस्टिंग में क्या होगा। फ़ॉरेन पोस्टिंग में होगा क्या, सबसे पहले अगर आप फ़ॉरेन में पोस्टिंग होती है अगर आपकी, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे जिस भी कंट्री में आपकी पोस्टिंग होती है, तो उस कंट्री की जो भी लैंग्वेज है उसके लिए आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। और ऐसा नहीं होता कि आप सेलेक्ट हुए ASO इन MEA में और आपको साथ के साथ मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कम से कम 2-3 साल पहले काम करना पड़ेगा, मतलब जॉइनिंग लेके आपको 2-3 साल गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी। और शुरुआत में ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। सबसे पहले हार्ड जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे ईरान है, इराक है, अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, ऐसी जगह पे पोस्टिंग मिलती है जहाँ पे थोड़ा सा जोखिम होता है। तो स्टार्टिंग में वहाँ मिलती है, फिर उसके बाद बी कंट्रीज़ में मिलती है, फिर A कंट्रीज़ में जो बहुत अच्छी कंट्रीज़ होती हैं। ये कंट्रीज़ करने के बाद आपको सैलरी किस हिसाब से दी जाएगी वहाँ पे। सैलरी आपको या तो वहाँ पे जो भी आपकी करेंसी होगी, जो भी उस कंट्री की करेंसी है, अगर स्टेबल करेंसी है तो उसी करेंसी में दी जाएगी। अदरवाइज़ स्टेबल नहीं है, बहुत कम ज़्यादा ऐसे होती है, तो आपको डॉलर्स में सैलरी मिलेगी। सैलरी कितनी मिलती है, लगभग 2 से 3 लाख आपको सैलरी मिलती है। अगर आप फॉरेन में पोस्टिंग बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जिस भी कंट्री में आप जाते हैं, कितनी कॉस्ट है लिविंग की, उसके हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। लेकिन अप्रॉक्स 2-3 लाख और बढ़ भी सकती है और थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। आगे चलते हैं। एकोमोडेशन का क्या होता है कि आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी तो आपको कहाँ एकोमोडेशन मिलेगा। सबसे पहली बात तो जितने भी एकोमोडेशन होता है, जब मान लो आपकी फ़ॉरेन पोस्टिंग हो गई, आप चले गए और मिनिस्ट्री ने आपको कहीं भी रहने का स्थान मतलब कोई भी प्लेस वगैरह नहीं दिया, तो आपकी जो एकोमोडेशन होगी वो 5 स्टार होटल वगैरह में कहीं पे होगी, और जिसका पूरा का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। फिर उसके बाद वहाँ के एलोकेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनके लिए रहने के लिए जगह बनी हुई होती है, बहुत अच्छा प्लेस होता है, वो दे दिया जाता है। फिर वहाँ पे आपकी रहने और खाने पीने की व्यवस्था होती है सारी। आगे चलते हैं कि आपको अगर मान लो जैसे आपको इसमें ज्वाइन हुआ, ASO MEA में ज्वाइन हो गए, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है आपको। 4600 ग्रेड पे की पहली बात तो सैलरी मिलेगी, 4600 ग्रेड पे की बहुत अच्छी जॉब, मतलब सैलरी मिलती है। फॉरेन पोस्टिंग का मौका मिलता है। सोशल रेस्पेक्ट बहुत रहती है। जो लाइफ बैलेंस है वो बहुत सटीक रहता है, क्योंकि आपकी 9 से 5:30 तक की जॉब होती है, उसके बाद आप फ्री हैं। सैटरडे ऑफ रहता है, संडे ऑफ रहता है। कभी कभी ऑफिस मिलेगा आपको एकदम AC से वेल फर्निश्ड। और फिर सबसे मेन बात, आपको टाइमिंग मिलती है। आप किसी फर्दर एग्ज़ाम की PCS IAS की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके बाद आप कर सकते हैं। वाइट पासपोर्ट मिलेगा, ये पासपोर्ट दिखा रखा है, 3 टाइप के पासपोर्ट होते हैं, उसमें से वाइट वाला आपको मिलेगा। वाइट वाला ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, जो कि ऑफिस की तरफ से मिलेगा आपको, गवर्नमेंट की तरफ से। और सबसे मेन बात, जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत फास्ट ज्वाइनिंग कर सकते हैं हम। आगे चलते हैं कि नुकसान क्या क्या है। देखो, नुकसान ऐसे तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अगर आपको इसमें पोस्टिंग चाहिए तो आपको CGL में बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा। हाई स्कोर का मतलब आपको मिनिमम रैंक अपनी 100 से कम के अंदर लेके आनी पड़ेगी। 100 से कम जब रैंक लेके आएंगे तब जाके ये पोस्टिंग मिल सकती है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इस पोस्टिंग को लेने के लिए, बहुत सारे लोग इस पोस्टिंग को लेते हैं। दूसरी बात, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जब आप कहीं भी फॉरेन पोस्टिंग होगी, तो फूड, लैंग्वेज और कल्चर को लेके, क्योंकि डिफरेंट कल्चर हो जाएगा, डिफरेंट फूड हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अलग अलग खाना होता है, वहाँ जाके बहुत अलग खाना है, तो इसके आप साथ कंपेटेबल होना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, इसमें रिश्वत, नो अंडर टेबल मनी, कोई भी रिश्वत का चांस नहीं है। आपकी बहुत हाई प्रोफाइल जॉब होती है, बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब है, तो आपको रिश्वत का कोई हिसाब किताब नहीं है। 3 प्रमोशन होते हैं पूरी जितनी भी साल आप जॉब करेंगे उसमें 3 प्रमोशन मिलेंगे। और कोई भी अच्छी फ़ॉरेन लोकेशन नहीं मिलती इनिशियल साल में। आपको 2-3 साल पहले जॉब करनी पड़ेगी, फिर कहीं पे 1-2 हार्ड सी सिटीज़ में जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको कहीं अच्छी सी जॉब पे भेजा जाएगा। यही नुकसान है, और ये कोई भी नुकसान उठाने को तैयार है। अगर कोई भी फ़ॉरेन में पोस्टिंग करना चाहता है तो दुनिया लेती है। आगे चलते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी आपको।
सबसे पहली बात, सैलरी आपकी 4600 ग्रेड पे की सैलरी होती है। 4600 ग्रेड पे आपको पता ही है कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है 4600 ग्रेड पे, मतलब ग्रेड पे बहुत अच्छा है। तो बेसिक पे 44,500 45,000 के आसपास होता है। उसके बाद HRA मतलब हाउस अलाउंस, TA DA और कुछ अदर अलाउंसेस को मिला के आपकी जो टोटल सैलरी बनती है वो बनती है, टोटल सैलरी बनती है, ये इन हैंड नीचे देखेंगे, टोटल सैलरी बनती है 65 से 70,000 के लगभग, 65 से 70,000 के लगभग आपकी सैलरी बनेगी। फिर उसके बाद उसमें से कुछ गवर्नमेंट वगैरह काट लेती है, जो आपको फाइनल जब आपका रिटायरमेंट वगैरह हो तब पैसा मिलेगा। तो उसके बाद मतलब इन हैंड सैलरी लगभग 50 से 55,000 और 60,000। मैं इसमें भी एक जो स्लिप है, सैलरी स्लिप, वो भी बना रखी है, उसको बताऊँगा, मैच कर रखी है इसमें, उसी पे चलते हैं। देखो ये जैसे सैलरी दे रखी है मैंने, सैलरी स्लिप है। तो इसमें सैलरी स्लिप आप जब देखोगे तो पे स्केल आपको पता है 44,900 से 1,42,000 तक है। इनकी इन हेल्थ सैलरी जो है वो 59,478 है, और जो टोटल सैलरी बनती है वो बनती है 67,521। तो बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। तो 59-60,000 बहुत अच्छी सैलरी है। तो ये सैलरी स्लिप है जो ME वालों को मिलती है ASO में। फिर आगे चलते हैं प्रमोशन पे। तो प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं? सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हैं तो ASO ज्वाइन करते हैं आप, MEA में ASO। जब आप इसमें होता क्या है, अगर आपको सीधे प्रमोशन चाहिए तो इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं 4 से 5 साल के बीच में। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है 4 से 5 साल में। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे 4 से 5 साल के अंदर ही। सेक्शन ऑफिसर बहुत अच्छा है। फिर अगर आप मान लो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीनियोरिटी के थ्रू 10 से 12 साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन पाएंगे। 10 से 12 साल में सेक्शन ऑफिसर बन पाएंगे। फिर सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद होता क्या है, वो 3 से 4 से 5 साल के अंदर अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे फॉरेन पोस्टिंग में, जहाँ से आपका IFS कैडर लगना हो जाएगा स्टार्ट। IFS कैडर लगना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जो UPSC के थ्रू सेलेक्ट होते हैं IFS में, वहाँ उस क्वार्टर पे पहुँच जाओगे आप कितने साल में? अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 4 से 5 साल में क्लियर कर लेते हो, 4 से 5 साल में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, और फिर उसके बाद 4-5 साल में सेक्शन ऑफिसर के बाद अंडर सेक्रेटरी बन जाते हो, तो आपका IFS कैडर मतलब मिनिमम 10 साल मान लो, 10 साल के अंदर आप UPSC के इक्विवेलेंट एस्पिरेंट, मतलब जो UPSC से सेलेक्ट होते हैं IFS कैडर में, वो बच जाओगे। उसके बाद चलते हैं आगे। फिर उसके 4 से 5 साल बाद, 8 साल बाद आपको डिप्टी डायरेक्टर बना दिया जाता है, और फिर उससे 7 से 8 साल बाद डायरेक्टर बना दिया जाता है। ये डायरेक्टर बहुत हाई प्रोफाइल जॉब होती है, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। यहाँ तक अगर आप ASO में सेलेक्ट होते हैं तो जनरली आप अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी पे आके रिटायरमेंट ले लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो डायरेक्टर बन पाते हैं। तो डायरेक्टर बनने के बाद होता क्या है, बस इतना ही है, डायरेक्टर बन के आप रिटायरमेंट लेंगे, और बहुत अच्छी खासी हाई प्रोफाइल जॉब है। तो ये था इस वीडियो में, मैंने बताया ASO के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सारी चीज़ मैंने बता दी, क्या वर्कलोड होगा, वर्क प्रोफाइल होगा। आपसे बस रिक्वेस्ट ये है, सक्सेस SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और जितने भी लोग हैं उनसे बोलें शेयर करें इस वीडियो को। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमें और एक कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, तो वो पॉजिटिविटी मिलेगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों के साथ मिलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और किसी भी और पे कोई भी जॉब प्रोफाइल पे आपको वीडियो चाहिए, उसके पूरी सब चीज़ के बारे में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, मैं आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज दे दूँगा, पूरी जानकारी दे दूँगा। तो बस यही था, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।